वाईफाई रूटर, हमारे जिस्म और एक इंकैंडेसेंट बल्ब में क्या चीज़ मुश्तरक है? हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज करते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? और ये सब इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? और हम इनमें से कुछ को वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? आइए इन सब के जवाब जानते हैं। चलें सबसे पहले खुद से ये सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जो फिर एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, डिस्टर्बेंस फैल रही है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि ये डिस्टर्बेंस वैक्यूम में भी फैल सकती है। इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और ये एनर्जी अपने साथ ले जाती है। मिसाल के तौर पर हमें सूरज से जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं। बस चार्जेस को तेज कर लें। तेज रफ्तार चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बदल देते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड्स भी बदलेंगी और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। एक दिलचस्प तरीका चार्ज को रफ्तार देने का यह है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे हिलाएं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को बार बार ऊपर नीचे हिलाती रहें तो वो मुसलसल अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में खारिज करता रहेगा। तो तेज रफ्तार चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वाईफाई एंटेना को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेंगे जिन्हें हम रेडियो वेव्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप अपने जिस्म को देखें, आपके जिस्म के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर चार्जेस हैं जो सिर्फ दर्जा हरारत की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं, वहां बस वाइब्रेट कर रहे हैं, और इससे दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। और यही चीज इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर भी होती है। जब फिलामेंट को हीट किया जाता है तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स बेतरतीबी से वाइब्रेट करने लगते हैं और इसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं जो हमें रोशनी देती हैं। लेकिन अब असल सवाल यह है कि यहाँ रेडियो वेव्स क्यों बनती हैं, यहाँ इंफ्रारेड क्यों है और यहाँ लाइट रेस क्यों हैं? इस सब में फ़र्क क्या है? हर सूरत में तो चार्जेस ही ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमें मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों मिलती हैं? इनमें फ़र्क क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ अहम खसूसियात को समझना होगा। तो फ़र्ज़ करें ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखें, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। मैं यहाँ दोनों नहीं दिखा रही। सोचें कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मूव कर रही है, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि फील्ड यानी पूरी वेव दाएं तरफ मूव कर रही है, जैसे, ठीक है। और वेव की एक अहम खुसूसियत यह है कि वेव कितनी बड़ी है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है। बस यही मेरा मतलब है। तो इससे तकनीकी ज़बान में एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी ये ऊंचाई, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बहुत छोटे एम्पलीट्यूड वाली वेव होगी और ये एक बहुत बड़े एम्पलीट्यूड वाली वेव होगी। और जाहिर है, याद रखें, जब मैं ऊंचाई कहती हूं तो यहां कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो वापस एनिमेशन की तरफ आएं तो ज्यादा बेहतर है कि एम्पलीट्यूड को यूं समझा जाए कि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है। वेव की एक और अहम खुसूसियत वो है जिसे हम फेज कहते हैं। फेज को समझना आसान है। अगर मैं सिर्फ वेव के दो खास पॉइंट्स को देखूं तो आएं सिर्फ उन्हीं दो पॉइंट्स का मवाजना करते हैं और देखते हैं उनके साथ क्या होता है। तो मैं सिर्फ उन्हीं दो पॉइंट्स का मवाजना करूंगी और देखूंगी कि उनके साथ क्या होता है।
जब वेव आगे मूव करती है। मैं वेव को दाएं तरफ मूव करने लगी हूं, तो देखें ये दोनों ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। ये ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन देखें ये दोनों इकट्ठे ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ हम हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आप फेज को यूं समझ सकते हैं कि ये बताता है कि वो अपने ऑसिलेशन के दायरे में कहाँ हैं। ये दोनों इसलिए इन फेज हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ अपनी वादियों तक पहुंचते हैं, ये दोनों एक साथ सिफर तक पहुंचते हैं, ये दोनों एक साथ पीक तक पहुंचते हैं, और इसी तरह आगे भी। तो पहाड़ों पर कोई भी दो पॉइंट्स इन फेज होते हैं, वादियों पर भी कोई भी दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का क्या ये एक दूसरे के साथ इन फेज हैं? देखते हैं। फिर से आए सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं और वेव को मूव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं, ये नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? आप देखेंगे कि जब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। तो नहीं, ये इकट्ठे ऑसिलेट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे के साथ इन फेज नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ फेज हैं, यही हम कहते हैं। अहम बात यह है कि ये एक दूसरे के साथ इन फेज नहीं है। ठीक है, फेज का ये तस्वुर आगे चलकर बहुत अहम हो जाएगा। हम इस पर बाद में वापस आएंगे। हमारी वेव की एक और अहम खुसूसियत इसकी वेवलेंथ है। आप इसे यूं सोच सकते हैं, वेवलेंथ वह फासला है जो किसी भी दो मुतवातिर पीक्स के दरमियान हो, या किसी भी दो मुतवातिर वादियों के, या असल में किसी भी दो मुतवातिर पॉइंट्स के दरमियान जो एक दूसरे के साथ इन फेज हों। ये वो पॉइंट्स हैं जो इन फेज हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आप इन दोनों मुतवातिर पीक्स के दरमियान फासला देखें तो ये लंबाई वो है जिसे हम वेवलेंथ कहेंगे, और इसे आम तौर पर इस सलामत लम्ब से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो फिर से अगर आप हमारी वेव पर वापस जाएं तो ये छोटी वेवलेंथ को जाहिर करेगा, ये लंबी वेवलेंथ को जाहिर करेगा। ठीक है, और हमारी वेव की एक आखिरी अहम खुसूसियत इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है आप पूछेंगे? तो कोई भी पॉइंट ले लें और फिर एक सेकंड में गिने कि कितनी वेव्स इस पॉइंट से गुजरती हैं। एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप इसे यूं भी सोच सकते हैं कि एक पॉइंट से एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद। ठीक है, तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर्स है क्योंकि आप फासला नाप रहे हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? तो ये एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद है। तो फ्रीक्वेंसी में न्यूमरेटर सिर्फ एक नंबर होता है, तो नंबर पर सेकंड का मतलब है सेकंड इनवर्स। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी के लिए सेकंड इनवर्स इस्तेमाल करते हैं तो इसे अक्सर हर्ट्ज कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव्स गुजरती हैं। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है, अगर आपको ये दोनों पता हों, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो आप वेव की स्पीड मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बल्कि आइए सीधा कुछ नंबर्स लेकर देखते हैं कि कैसे। तो कुछ आम नंबर्स लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 2 मीटर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। अब हम इस वेव की स्पीड कैसे मालूम करें? तो हम क्या करेंगे कि बस तसव्वुर करेंगे कि एक वेव यहां से शुरू होती है और हम सिर्फ एक सेकंड का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड का इंतजार करें। अब इस एक सेकंड में मुझे पता है कि 4 वेव्स गुजरनी हैं, तो मैं उन्हें बना लेती हूं। मेरी वेव यहां से शुरू हो रही है, ये एक पीक है, तो एक सेकंड में 4 वेव्स गुजरेंगी। तो ये रही वेव नंबर ए। पीक से पीक तक एक पूरी वेव होती है। ठीक है, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3 और वेव नंबर
4, तो 1 सेकंड में ये सब कुछ हो गया। अब अगर मैं मालूम कर लूं कि ये कुल फासला कितना है तो मेरा काम हो गया, क्योंकि यही वो कुल फासला है जो वेव ने 1 सेकंड में तय किया और यही स्पीड है। तो मुझे ये हिसाब करना है कि ये फासला कितना है ताकि स्पीड मालूम हो सके। ये कैसे करें? तो मुझे पता है कि इस वेव की वेवलेंथ क्या है, ठीक है, ये मुझे दी गई है। तो क्या आप रोक के सोच सकते हैं कि ये कुल फासला क्या होगा? और इसके नतीजे में ये भी सोचें कि वेव की वेलोसिटी या स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक है। क्यों ना आप रोकें और कोशिश करें, ठीक है? तो चूंकि वेवलेंथ 2 मीटर्स है और मेरे पास 4 वेव्स हैं, तो वेव ने जो कुल फासला तय किया वो होगा 2 ज़रब 4 यानी 8 मीटर्स। तो आम तौर पर अगर वेवलेंथ लैम्डर है तो ये लैम्डर होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ f वेव्स होंगी। इसका मतलब है कि कुल फासला जो वेव तय करेगी वो होगा f ज़रब लैम्डा 1 सेकंड में, और इसीलिए वेव की स्पीड भी f ज़रब लैम्डा होगी। अब इस इक्वेशन को देखकर हमें लग सकता है कि वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर इन्हिसार करती है और वेव की वेलोसिटी वेवलेंथ पर भी इन्हिसार करती है। लेकिन असल में मामला थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है। ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि हम किस वेव की बात कर रहे हैं। तो अब वापस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वैक्यूम में वेलोसिटी हमेशा एक जैसी रहती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लें, वैक्यूम में वो हमेशा तकरीबन 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र करेगी। हाँ, अक्सर इसे सी कहते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये वेव की फ्रीक्वेंसी पर इन्हिसार नहीं करती, ये वेव की वेवलेंथ पर भी इन्हिसार नहीं करती। यानी वैक्यूम में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए चूंकि ये एक कांस्टेंट है, तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वेव है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से उलट ताल्लुक रखते हैं। और अब हम अपने असल सवाल पर वापस आ सकते हैं। ये चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों दे रही हैं? क्योंकि यहाँ चार्जेस मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर ऑसिलेट कर रहे हैं। आपके वाईफाई में चार्जेस कम फ्रीक्वेंसीज पर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आपको लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं जिन्हें आप रेडियो वेव्स कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर चार्जेस थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और इस तरह अब हमें थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स मिलती हैं जिन्हें आप इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर फ्रीक्वेंसी इससे भी ज़्यादा होती है, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। और बस आपको नंबर्स का थोड़ा सा अंदाज़ा देने के लिए, ठीक है, तो आपकी रेडियो वेव्स जो वाईफाई से आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 1 अरब हर्ट्ज़ के आसपास होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन 1 अरब बार फी सेकंड ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ आई? और जब बात इंफ्रारेड की आती है तो ये 10 की ताकत 13 तक पहुँच जाती है, और विजिबल लाइट के लिए ये 10 की ताकत 14 हो जाती है। आपके पास इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हो सकती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज में चली जाती हैं, फिर एक्स रेज आती हैं, फिर गामा रेज और इसी तरह आगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ कम होती जाती है, क्योंकि आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। लेकिन अब आखिरी सवाल ये बनता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाकर किसी चीज़ से टकराती हैं तो असल में होता क्या है? मिसाल के तौर पर जब ये रेडियो वेव्स जैसे वाईफाई से निकलकर हमारे फ़ोन तक पहुंचती हैं तो क्या होता है? हमारे फ़ोन के अंदर भी एक छोटा सा एंटेना होता है।
अब इस ट्रांसमीटर एंटेना में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। हमारे फ़ोन के रिसीवर एंटेना में बिल्कुल उलट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस पर आकर गिरती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे हरकत देती हैं, और इसी तरह इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स तक मुंतकिल हो जाती है। काफ़ी दिलचस्प है ना? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मालूमात कैसे मुंतकिल होती हैं। मिसाल के तौर पर, जो रेडियो वेव्स हम वाईफाई में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो तकरीबन 5 गीगाहर्ट्ज़ की हो सकती हैं, यानी 5 अरब 1 अरब हर्ट्ज़। इसका मतलब ये है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन 5 अरब बार फी सेकंड ऑसिलेट कर रहे हैं और फिर वेव्स यहाँ आगे बढ़ती हैं। हमारे फ़ोन के एंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 5 अरब बार फी सेकंड ऑसिलेट करेंगे। लेकिन यहाँ मालूमात कहाँ मुंतकिल हो रही हैं? आप मालूमात कैसे मुंतकिल करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मालूमात मुंतकिल करने के लिए हमें सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? फर्ज करें ये वो सिग्नल है जो हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना चाहते हैं। चलें तसव्वुर करते हैं रेडियो ट्रांसमीटर्स और रेडियो रिसीवर्स। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कोई सिग्नल है जो किसी गाने की नुमाइंदगी कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप इसे कैसे मुंतकिल करेंगे? हम क्या करते हैं कि अपनी रेडियो वेव लेते हैं और इसे मॉड्यूलेट करते हैं। इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि आप इस रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह नजर आएगा। मुझे पता है ये सुनने और देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन असल में अहम बात यह है कि एम्पलीट्यूड को देखें। एम्पलीट्यूड बहुत अच्छे से मैसेज सिग्नल के साथ हमआहंग है। इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। असल में इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं क्योंकि इस रेडियो वेव की एम्पलीट्यूड मैसेज के मुताबिक तब्दील हो रही है। ये वो मैसेज है जो रेडियो ट्रांसमीटर भेजता है, और जब आपके रेडियोज इसे रिसीव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हों, उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैसेज के मुताबिक बदलता रहेगा, और इसी तरह आपके रेडियो रिसीवर्स को पता चलेगा कि मैसेज किया था। यही AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और भी कई तरह की मॉड्यूलेशन होती हैं। एक को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, एक को फेज मॉड्यूलेशन, और भी बहुत सी हैं। असल ख्याल यह है कि आप अपनी रेडियो वेव की कोई खुसूसियत मैसेज के मुताबिक तब्दील करते हैं जो आप भेजना चाहते हैं। खैर, चूंकि ये एक कंटिन्यूअस वेव है जो मॉड्यूलेट हो रही है, इसलिए इसे एनालॉग मॉड्यूलेशन कहते हैं। आपका वाईफाई ऐसा नहीं करता। आपका वाईफाई वो करता है जिसे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह के एनालॉग सिग्नल्स नहीं भेजता। आपका वाईफाई मैसेजेस बिट्स में भेजता है, 0 और 1 की सूरत में। ये एक डिजिटल मैसेज है, ये डिस्क्रीट होते हैं। देखें, एनालॉग सिग्नल के बरक्स यहाँ सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 मिलेगा या 1, दरमियान में कुछ नहीं। तो यहाँ हम डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं। वो कैसा नज़र आएगा? फ़र्ज़ करें कि हम सिग्नल को इस मैसेज से मॉड्यूलेट करें, तो हमें एक मॉड्यूलेट सिग्नल मिलेगा जो कुछ इस तरह नज़र आएगा। दोबारा देखें, एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम है या 0, ठीक है। ये आपके 0 या 1 के बिट्स की नुमाइंदगी कर रहा है जो आपको मिलते हैं। और दोबारा जब ये जाकर आपके फ़ोन में रिसीवर एंटेनर से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन्स इसी हिसाब से वाइब्रेट करेंगे और हम ये शनाख्त कर सकेंगे कि ये मैसेज किया था। इसे डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं, और अगरचे ये काफ़ी आसान करके बताया है, इसमें और भी बहुत कुछ होता है। मुख्तसर ये कि आजकल हमारी मवासिलात इसी तरह काम करती है। वायरलेस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिस पर भी आप बात करना चाहें, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ताकत को इस्तेमाल करके होता है। ये सब वाकई दिलचस्प चीज़ें हैं।